नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं सीधा दिल्ली, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा उत्तराखंड मंच एनयू ब्लॉक से, जो कि मुकेश नोटियाल जी, प्रोमिला जी, आर एस भंडारी जी, कुलदीप परिहार जी, वो आए और स्वागत करें अपने मंच के साथ पुष्प और बुके देकर और पटका पहना। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो और जनसभा कर रहे हैं और उनके लिए उनके पक्ष में वोट की भी अपील कर रहे हैं। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। सरकार बदल जाती है। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में ये मिथक तोड़ दिया। एक मिथक था, एक परिपाटी थी, ये परिपाटी बदल दी और एक इतिहास बना दिया। भाजपा की सरकार थी और दोबारा से हमको सेवा करने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया। इसके कारण से अनेक काम आज वहां पर हो रहे हैं, चाहे चार धाम ऑल वेदर रोडें हो, चाहे बद्रीनाथ मास्टर प्लान हो, केदारनाथ मंदिर का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, हवाई सेवाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस भी हो। रेखा जी, आपको पता है कि नहीं पता है, अब दिल्ली से देहरादून कुछ ही महीनों बाद आप लोग सब हवाई जहाज से जो जाते होंगे ना, वो हवाई जहाज से कोई नहीं जाएगा। हवाई जहाज की टिकट खाली रहने वाली है, क्योंकि 2 से ढाई घंटे में आप सब लोग यहां से देहरादून पहुंच जाओगे। देश की राजधानी से देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी में पहुंच जाएंगे। ऐसा हेलीकॉप्टर। पहले लोग बद्रीनाथ जाते थे, पूरे दिन लग जाते थे, 3-3 दिन में पहुंचते थे लोग। अब 6 घंटे में ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंच जा रहे हैं। और यहां से आप जाएंगे तो उधर आदि कैलाश जाने के लिए, जहां प्रधानमंत्री जी गए थे अभी पिछले साल, जोलिंगकोंग भगवान महादेव का स्थान, आदि कैलाश, पार्वती कुंड, वहां जाने के लिए या कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भी बढ़िया ऑल वेदर सड़क बन गई है। सड़क मार्ग से अब आदि कैलाश तक की यात्रा, कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा संपन्न हो गई। ये सब इसीलिए संभव हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। अब ये लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे जो उत्तराखंड के नहीं है, रेखा जी, यहां ये भी सोच रहे होंगे, अरे मैं चुनाव में आया हूं दिल्ली के और बात कर रहा हूं उत्तराखंड की। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं? फायदा तो दिल्ली वालों को ही है। मैं इसलिए दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि वहां डबल इंजन चल रहा है। डबल इंजन है, इसलिए जो है ये काम हो रहे हैं। यहीं आपके बगल में देखिए हरियाणा है, तीसरी बार वहां डबल इंजन लगा है। तीसरी बार डबल इंजन लगा है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, तीसरी बार डबल इंजन लगा है। पूरे देश के अंदर लोग डबल इंजन को प्राथमिकता दे रहे हैं, डबल इंजन लगा रहे हैं, इसलिए कि डबल इंजन तेजी से विकास को आगे बढ़ा रहा है, दुगनी गति से ये काम हो रहे हैं। अगर मैं वैसे दिल्ली की बात करूं तो अनेक रोड हैं, रिंग रोड, हाईवे, एलिवेटेड रोड, मेट्रो रेल, मोनो रेल, अंडर वाटर मेट्रो, वंदे भारत जैसी अनेक ट्रेनें आज मोदी सरकार की जो है विकास की पहचान बन चुकी है। मोदी सरकार ने कई 68,000 करोड़ से भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के लिए, यहां के लिए इन परियोजनाओं पर काम हुआ है। 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है, जिसका 40 लाख से भी अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। स्वनिधि स्कीम में छोटे जो हमारे ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, उन सभी को आज आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ गरीब कल्याण के लिए भी काम कर रही है, अंत्योदय के लिए भी काम कर रही है, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं। चाहे वो जन धन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, मुफ्त राशन योजना है, अनेक ऐसी योजनाएं जिसका लाभ आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को मिल रहा है। दिल्ली में भी 72 लाख लोग
गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ ले रहे हैं। 30,000 से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम भी मोदी सरकार में किया गया है। और मैं एक योजना की बात जरूर करूंगा, मुझे पिछली बार तक पता नहीं था। जब मैं दिल्ली आया कॉर्पोरेटर वाले को, तब मैंने देखा कि हमने तो उत्तराखंड में 58 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, आयुष्मान कार्ड, और हर एक को 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में मुफ्त में हम कर रहे हैं। और मैं दिल्ली आया, मैंने कहा दिल्ली में तो देश की राजधानी है, इतने बड़े बड़े एक से एक हॉस्पिटल है, और ये केवल सरकारी अस्पतालों में नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में भी दे रहे हैं। अब दिल्ली आया तो पता लगा कि एक दिल्ली की ऐसी सरकार है जिसने मोदी जी के द्वारा ये योजना जो गरीबों के लिए दी गई है, जरूरतमंद लोगों के लिए दी गई है, वो योजना दिल्ली में लागू ही नहीं है। दिल्ली की सरकार ने इसको लागू नहीं किया है क्योंकि यहां की भ्रष्ट और अहंकारी आपदा सरकार इस योजना को यहां लागू नहीं होने दे रही है। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रही है, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये केवल तुष्टीकरण के लिए काम कर रही हैं, भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही हैं, इनका देश विरोधी एजेंडा है, इस एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को अपनी सीढ़ी बनाकर सत्ता में आई आप पार्टी, आज भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। और आज मैं केजरीवाल की बात करूं तो ये देश में भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, भ्रष्टाचार के मामले में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। इनकी सरकार ने अनेक ये जो भ्रष्टाचार के कीर्तिमान तो दिल्ली के शालीनबाग बाग में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड में विकास किया है वो दिल्ली में सबके सामने रख रहे थे। फिलहाल वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वाराणसी में बड़ा नाव हादसा हुआ है, मंदिर घाट के सामने नाव डूबी है। तो वाराणसी में बड़ा नाव हादसा हुआ है और मंदिर घाट के सामने नाव डूबी है। तो वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घाट के सामने 2 नावों के बीच टक्कर हुई है और इस टक्कर में नाव में 60 श्रद्धालु सवार थे। तो घाट के सामने 2 नावों के बीच टक्कर हुई है और सभी 60 श्रद्धालुओं को बचाया गया है। तो एनडीआरएफ की टीम ने सभी 60 श्रद्धालुओं को बचा लिया है और 2 नावों के बीच ये टक्कर बताई जा रही है जिनमें से एक नाव डूब गई। तो मंदिर घाट के सामने ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 60 श्रद्धालुओं को बचाया गया है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी में बड़ा नाव हादसा हुआ है। 2 नावों की टक्कर में 60 श्रद्धालुओं को वहां पर बचाया गया है। एक नाव के डूबने की खबरें भी सामने आ रही थी जिसमें से एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू करते हुए 60 श्रद्धालुओं को वहां पर बचाया गया है। तो घाट के सामने 2 नावों के बीच भयंकर टक्कर हुई है और टक्कर में एक नाव डूबने की खबरें सामने आई। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 2 नावों की टक्कर हुई है और एक नाव में 60 श्रद्धालु सवार थे, सभी 60 श्रद्धालुओं को बचाया गया। आगरा शाही जामा मस्जिद के सदर पर हमला हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा शाही जामा मस्जिद के सदर पर हमला हुआ है। मोहम्मद जाहिद पर दिन दहाड़े ये हमला किया गया है और जिस हमले में सदर घायल हो गए हैं। तो मोहम्मद जाहिद पर दिन दहाड़े हमला हुआ है, अस्पताल में इलाज जारी है और मोहम्मद जाहिद ने कई लोगों पर इस हमले के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शाही जामा मस्जिद के सदर पर यह हमला हुआ है और हमले में
जो मोहम्मद जाहिद हैं, उन्होंने कई लोगों पर इस हमले के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस जो है वो फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मोहम्मद जाहिद ने कई लोगों पर यहां पर आरोप लगाए हैं। आगरा शाही जामा मस्जिद के सदर पर हमला हुआ। आगरा शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद का छोटा भाई है। 5 दिन पहले हमें खबर आई उनके लिए कोई षड्यंत्र रचा गया उनकी एक आवाज़ को लेके, और हमारे जो जितने माननीय नेता हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में और जो हमारे पूरे देश के अंदर जो नेता हैं हिंदू मुसलमान, उन नेताओं को लेके और कुछ गालियां लेके उसको मिक्स करके 5 दिन पहले एक ऑडियो बनाया गया। ऑडियो बनाने के बाद उसको वायरल करा गया। वायरल करने के बाद आज उसी ऑडियो के माध्यम को लेके उसको आधार बनाते हुए उन पे आगरा में शांगन थाना के अंदर कोठी मीना बाजार आती है, जहां पे उन पे जानलेवा हमला किया गया। वो अकेले अपने ड्राइवर के साथ थे। उनकी टांगे में बहुत गंभीर चोट है, पेट में चाकू के निशान है, और जो आपस में जो मार रहे थे लोग वो ये कह रहे थे यार उतना करो जितना भाई ने बोला है। तो ये भाई कौन है हमें नहीं पता। एसीपी लोहा मंडी आए थे, हमने उनको तहरीर दे दी है। हमारी योगी सरकार से और आगरा पुलिस कमिश्नर से और सभी अधिकारीगण से ये दरख्वास्त है कि वो भाई कौन थे, उस भाई को ढूंढा जाए, हमारी प्रार्थना है। और यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं, और उन्होंने साफ तौर पर योगी सरकार से भी अपील की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जिसान अहमद जुड़ चुके हैं। जिसान, क्या कुछ पूरा मामला है? जो सदर हैं वो घायल हो चुके हैं और जो हमला करने वाले लोग हैं उनके लिए अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? देखिए पुष्पेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले शाही जामा मस्जिद के जो सदर हैं मोहम्मद जाहिद, उनका एक ऑडियो आपत्तिजनक टिप्पणीजनक वीडियो वायरल हुआ था, जो हिंदूवादी नेता और हिंदू नेताओं की बहन बेटियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर हिंदूवादी नेताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा था। हिंदूवादी नेता लगातार आगरा पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसके बाद कुछ ही घंटों के बाद ये ऑडियो वायरल हुआ। फिर शाही जामा मस्जिद के जो सदर है मोहम्मद जाहिद, उनके ऊपर आगरा के थाना सागन क्षेत्र के अंदर कोठी मीना बाजार के पास दिन दहाड़े एक हमला हो गया। एक स्कॉर्पियो कार में अज्ञात 6-7 लोग सवार आए और जामा मस्जिद के सदर के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद वे सदर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनको निजी अस्पताल पुष्पांजलि में एडमिट कराया गया था। लगातार पुलिस प्रशासन ने इस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने कई लोगों के घर पर दबिश भी दी थी इस मामले को लेकर, लेकिन कह सकते हैं कि जो जाहिद कुरैशी है उनके वीडियो जो ऑडियो है वो लगातार विवादित वायरल होते रहते हैं। इसी को लेकर उन्होंने 3 दिन बाद एक प्रेस वार्ता हॉस्पिटल में रखी थी। हॉस्पिटल में उनके भाई ने साफ तौर से कहा कि जो ऑडियो AI की मदद से तोड़-मोड़ के बनाई गई है, जिसको ये वायरल किया गया है। हालांकि हिंदूवादी नेताओं के भी तमाम तरीके के चर्चाओं में देख के ये हमला हिंदूवादी नेताओं ने कराया है, लेकिन जो फैसल है सदर के भाई, उन्होंने साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि ये हिंदूवादी नेताओं ने हमला नहीं कराया। उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी इस वार्ता के दौरान दिया है, तो कह सकते हैं कि हिंदूवादी नेताओं ने हमला नहीं कराया। उस ऑडियो की जो चर्चा लगातार की जा रही है, ऑडियो का उन्होंने उसके भाई ने खंडन भी किया है कि ये ऑडियो गलत तरीके से पेश की गई है। इस ऑडियो की आगरा पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही हिंदूवादी और तमाम जो नेता हैं उनसे उन्होंने फैसल जो है उन्होंने माफी मांगी है कि ऐसी बात वो कभी नहीं कर सकते। ये सब AI की मदद से ऑडियो की वायरल की गई है। हालांकि इस ऑडियो की जांच की जा रही है। जी बिल्कुल जिसान, और जो फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, तो क्या दोनों मुद्दों को जोड़कर वो इस पूरे मामले को देख रही है? और जो घायल हुए हैं उन्होंने साफ तौर पर वीडियो जारी करके भी जो हिंदू संगठनों से माफी मांगी, तो उसको लेकर उसके बाद हिंदू संगठनों की आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो ऑडियो वायरल हुआ था, जो ऑडियो सुना गया था, पूरे शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ था, क्योंकि जो जाहिद कुरैशी की आवाज में वो ऑडियो है, जिसने सुना वो सुनकर दंग रह गया था, क्योंकि उसमें हिंदूवादी नेता और हिंदू नेताओं की बहन बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर हिंदूवादी नेता लगातार आक्रोशित थे। वे लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे
तमाम हिंदुवादी नेताओं ने ऐलान किया था कि शाही जामा मस्जिद से धरना प्रदर्शन करेंगे अगर इसकी आगरा पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ये बयान जैसे ही हिंदुवादी नेताओं के वायरल हुए, उसके बाद जामा मस्जिद के सदर के ऊपर हमला हो जाता है, गंभीर हमला हो जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करने में लगी हुई है। आरोपियों के खिलाफ दबिश भी दी जा रही है, लेकिन मोहम्मद जाहिद और उनके भाई फैसल ने इस मामले को लेकर कई लोगों के, जो शहर के नामचीन भी लोग हैं, उन लोगों के भी नाम लिए हैं। ऐसी हमला कराने की आशंका है। तो उन्होंने पहले भी डीसीपी सिटी को एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारी जान को खतरा है, और लेकिन ये हमला हो गया। तो कह सकते हैं कि मोहम्मद जाहिद का ऑडियो लगातार विवादित तो रहा है, लेकिन उनके ऊपर हमला हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। हमला किसने किया, और ये हमले के बाद पुलिस प्रशासन लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक इस हमले का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि इस हमले के बाद मोहम्मद फैसल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन उस वीडियो में जो जामा मस्जिद कमेटी का कर्मचारी था, कर्मचारी के ऊपर मारपीट की जा रही थी मोहम्मद फैसल के द्वारा, लेकिन डीसीपी सिटी के निर्देश के अनुसार उस मामले में भी मोहम्मद फैसल के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। और मोहम्मद जाहिद की बात करें तो उस ऑडियो के आधार पर आगरा पुलिस के द्वारा मोहम्मद जाहिद के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी नहीं, बिल्कुल जिसान, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने देर से कार्रवाई की। अगर जिस समय ये ऑडियो वायरल हुआ था उस समय अगर प्रशासन कार्रवाई करता और इस ऑडियो की पूरी तरीके से पुष्टि कर ली जाती तो शायद ये हमला नहीं होता। देखिए, कह सकते हैं जो ऑडियो जो वायरल हुआ, हमने कहा ऑडियो एक दिन हमले से 1-2 दिन पहले वायरल हुआ था, जिसके बाद ये हिंदुवादी नेताओं के पास पहुंचा, शहर में चर्चाओं का विषय बना, जिसके कुछ ही घंटों के बाद शाही जामा मस्जिद जो सदर है जाहिद कुरैशी, उनका ऑडियो था। ये लोगों ने पुष्टि करी कि मोहम्मद जाहिद की आवाज है। इसके बाद उन्होंने बयान जारी किए, पुलिस प्रशासन से उन्होंने कार्रवाई की मांग की, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही मोहम्मद जाहिद के ऊपर गंभीर हमला हो गया, जिसके 3 दिन लगातार 3 दिन हो चुके हैं इस हमले के हुए। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन मोहम्मद जाहिद और उनके भाई फैसल जो 2 घटनाएं सामने आई हैं, एक ऑडियो मामले को लेकर भी उनके ऊपर मोहम्मद जाहिद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, वही उनके भाई फैसल की जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद फैसल का साफ तौर से कहना है इस हमले के पीछे किसका षड्यंत्र था और कौन लोग इसमें दोषी हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि थाना सारंगगंज में उन्होंने ठीक है जी साहब, ठीक है, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से देश में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और कल यानी 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा कि देश की जनता ने हमें तीसरी बार दायित्व सौंपा है और हमारी तीसरी सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है। गरीब मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल पेश होने वाला बजट देश में नया विश्वास पैदा करेगा। मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं
कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।